अपने इलाके के मशहूर व मरूफ और बड़ी पहुंच वाले शाहजी के साथ बड़ी कामयाब और ख़तरनाक वारदात करके मैंने अपने दिलो दिमाग में जलजले जैसे झटके महसूस किए, जिनसे मेरे अकीदे तय हो बाला हो गए। मैं अगर मुकम्मल तौर पर नहीं तो बहुत हद तक पीरों और उनकी करामात को माना करता था। जिन्नात के वजूद से तो मैंने कभी इनकार किया ही नहीं था, और मैं ये भी मानता था कि पीरों और शाह साहिबों के कब्जे में जिन हुआ करते हैं। लेकिन इस शाह ने हमसे फैंटी खाकर उससे फ़ायदा भी उठा लिया और मुझे और हमीद को जिन बना दिया। तो मेरे अकीदों की चूलें ढीली हो गई और मुझे वो इल्म हासिल हुआ जो आलिम मोटी मोटी किताबों में ढूंढते रहते हैं। इस वारदात के बाद मुझ में अजीब सी जुरत पैदा हो गई। इसी को शायद इखलाक की जुरत कहते हैं। मैंने अपने एक दोस्त के साथ बातिल का एक बड़ा मजबूत बुत तोड़ा था। ये लोगों की जहालत, पसमानदगी और बदनसीबी है कि वो अभी तक इस बातिल की पूजा कर रही हैं। लेकिन मैं जिस जंजीर में जकड़ा हुआ था वो टूट गई और मेरा ईमान आज़ाद हो गया। लोगों की सादगी पर उस जमाने में अफसोस होता ही था। आज दिल को दुख होता है कि तालीम की रोशनी घर घर पहुंच चुकी है, लेकिन पीर परस्ती की तारीकी बदस्तूर मौजूद है। मैं वाज नहीं करूंगा, ना मैं आयात कुरानी के हवाले देकर यह साबित करने की कोशिश करूंगा कि पीर परस्ती शिरक है। एक दो वाकयात और सुनाऊंगा। जंग अजीम के दौरान हमारे देहाती इलाके में पीरों की मंडी खूब चमकी थी। हर घर का कम से कम एक जवान तो जरूर ही फौज में था। बाज घरों के तो 3-3, 4-4 जवान फौज में थे। उनकी अक्सरियत महाजों पर गई हुई थी। महाज को फ्रंट कहते हैं। बर्मा फ्रंट, इटली फ्रंट वगैरह। फौजियों के बाप, माएँ, बहनें और बीवियां दिलों में आस लेकर पीरों के आस्थानों पर जा माथे रगड़ती थीं कि उनका आदमी जहां कहीं भी है जिंदा और सलामत रहे। बाज लोग ये मुराद लेकर पीरों के यहाँ जाते थे कि मेरा बेटा छावनी में है, वो छावनी में ही रहे, उसे समुंदर पार या किसी फ्रंट पर ना भेजा जाए। पीरों ने दुआएं, फूंकों और तावीज़ों के रेट चढ़ा दिए थे। कोई पीर अपने किसी साइल से नहीं कहता था कि तुम्हारा आदमी जख्मी हो जाएगा या मारा जाएगा। हर पीर की ज़बान पर ये अल्फाज चढ़े हुए थे कि अल्लाह खैर करेगा, वो बिल्कुल ठीक ठाक है, मुझे नज़र आ रहा है। इसके साथ ही हर रोज़ 2-3 घरों में सरकारी चिट्ठियाँ आती थीं कि आपका बेटा फ्रंट पर मारा गया या ज़ख्मी हो गया या लापता या जंगी कैदी। होना तो ये चाहिए था कि लोग इस हकीकत को कबूल करके पीरों से मुंह मोड़ लेते कि जहां तोपें चला करती हैं वहां तावीज़ नहीं चला करते, और जर्मनों और जापानियों के लड़ाका बमबार हवाई जहाज़ों को पीरों की फूंकें नहीं रोक सकती। लेकिन होता यह था कि किसी गांव में किसी फौजी के मारे जाने या जख्मी हो जाने की सरकारी इत्तला आती थी तो उस गांव के फौजियों के वालिदैन वगैरह अपने पीर के पास दौड़े जाते और अपने बेटों की सलामती के लिए दुआएं करवाते और नए तावीज़ लाते और पहले से ज़्यादा नजराना पेश करते थे। हमारे देहातियों में अकल की कमी थी और जुरत की भी। उन्हें यूं करना चाहिए था कि जिनका बेटा मारा जाता वो पीर के यहाँ जाते और कहते, या सरकार पीर दस्तगीर, पीरों के पीर, हमारे बेटे के गले से आपका तावीज़ बंधा हुआ था। एक तावीज़ हमने अपने घर में भी रखा हुआ था। आपने हमारे बेटे पर फूंकें भी मारी थीं, फिर भी बेटा मारा गया। आप कम से कम हमारे पैसे ही वापस कर दें। लेकिन लोगों का रद्द अमल और रवैया कुछ और ही होता था। मैं एक 100% सच्चा वाक़या सुनाता हूँ। यह हमारे कस्बे के बिल्कुल साथ वाले गाँव का वाक़या है। एक सिपाही बर्मा फ्रंट पर मारा गया। उसका बाप मेरे वालिद साहब के मिलने वालों में से था। वालिद साहब ताज़ियत के लिए गए। उन्होंने सुनाया कि वहाँ गांव के कई आदमी बैठे हुए थे। किसी ने उस फौजी के बाप से कहा कि पीर साहब ने उस जवान के गले में डालने के लिए तावीज़ दिया था, फिर भी वो मारा गया। पीर साहब ने जो कहा था वो सच निकला। मरे हुए जवान के बाप ने कहा, उन्होंने कहा था कि तुम्हारा बेटा गोली से नहीं मरेगा। वो गोली से नहीं मरा। उसके एक साथी ने बताया है कि उसके मोर्चे के करीब बम गिरा था। उस शख्स का जवान बेटा मारा गया, लेकिन पीर का वो बदस्तूर अकीदतमंद रहा, बल्कि पहले से भी ज़्यादा हो गया। मैं इन पीरों की बेशुमार कहानियाँ सुना सकता हूँ, एक से बढ़कर एक दिलचस्प और शर्मनाक और अफसोसनाक। इन पीरों के यहाँ बेतहाशा बदकारी होती थी। बाज़ हाजतमंद और साइल पीरों के हजूर शराब पेश करते थे और बाज़ शहर से खूबसूरत तवाइफें ले जाते थे। गाने और नाचने वालियाँ भी मुजरे के लिए पेश की जाती थी, मगर हलाक और ज़ख्मी होने वालों की सरकारी इत्तलात की रफ्तार तेज़ होती जा रही थी। जंग ख़त्म हुई तो हमारे ज़िले के फ़ौजियों की 1/4 से कुछ ज़्यादा नफरी जंग की भेंट चढ़ चुकी थी। वो शाह जिसे मैंने और हमीद ने नंगा करके और बेद मार मार कर बेहोश कर दिया था, मामूली सा शाहजी था, लेकिन जंग अजीम में वो बाकायदा पीर बन गया और उसकी गद्दी को बहुत शोहरत मिली। पीरों की कहानियाँ तो कभी ख़त्म नहीं होंगी। आइए मैं आपको अपने सफ़र पर लिए चलता हूँ। बाजदा को मैं उसके क्वार्टर में मिला। एक खुशी तो मुलाकात की थी, ये रूहानी मुसर्रत थी। दूसरी खुशी ये कि उसका खामिद आ गया था और मैं चारपाई के नीचे छुप गया था, और उसका खामिद चला गया और मैं बाल बाल बच गया। एक खुशी और भी थी, वो ये कि मैं पहली बार इतनी खूबसूरत लड़की से रात के वक्त और बंद कमरे की तन्हाई में मिला था। मैं बता चुका हूँ कि उस पर मेरी मोहब्बत की दीवानगी तारी थी, लेकिन मैं वहाँ से पाक साफ निकल आया था। ये मेरी बहुत बड़ी फतह थी। मैंने अपने नफ्स को मनमानी नहीं करने दी थी।
वाजदा ने कहा था कि मैं 10 दिनों के बाद उसे क्वार्टरों के करीब वाले जंगले के पास मिलूं। उसने मुझे बताना था कि आसिफ की रात की अगली ड्यूटी कब होगी। हम शाह की मार पिटाई कराए तो एक ही रोज के बाद 10 दिन पूरे हो गए। मैं शाम से कुछ देर पहले टहलता टहलता जंगले के करीब उस जगह चला गया जहां से वाजदा का क्वार्टर नजर आता था। उसने भी यकीनन गिन गिन कर दिन गुजारे थे। वो अपने क्वार्टर के बाहर खड़ी थी। मुझे देखकर वो मेरी तरफ आहिस्ता आहिस्ता चल पड़ी। फासला खासा था। मैंने दाएं तरफ देखा और मैं परेशान हो गया। आसिफ आ रहा था। उसने मुझे देख लिया। वो अपने क्वार्टर की तरफ मुड़ा तो उसे वाजदा इसी तरफ आती दिखाई दी। मैं बड़ी तेजी से वहां से खिसक आया। आसिफ कम अकल तो नहीं था। वो फौरन समझ गया होगा कि मैं वाजदा से मिलने के लिए वहां खड़ा था और वाजदा मुझसे मिलने जंगले की तरफ आ रही थी। मैं ये सोचता हुआ अपनी बारक में आ गया कि ये तो बहुत बुरा हुआ। मुझे अपना कोई गम नहीं था और मुझे आसिफ का भी कोई डर नहीं था। मैं सिर्फ वाजदा के लिए परेशान था। वाजदा ने मुझे बताया था कि उसने आसिफ को अपने रोब में ले लिया है। उसने आसिफ को यह भी बता दिया था कि वो मुझे चाहती है। इसके बावजूद आसिफ ने वाजदा को अपने घर आबाद कर लिया था। मैं हैरान था कि आसिफ ने वाजदा की ये बातें किस तरह बर्दाश्त कर ली थी। हमारे इलाके में लोग सिर्फ शक की बिना पर ही कत्ल कर दिया करते थे, लेकिन आसिफ तो वाजदा का परवाना बन गया था। बेशक आसिफ ने वाजदा के आगे हथियार डालकर उसकी इताअत कबूल कर ली थी, लेकिन सोचने वाली बात यह थी कि उसने मेरी इताअत तो कबूल नहीं की थी। वो मुझे माफ़ नहीं कर सकता था। एक वजह तो साफ थी कि उसकी बीवी ने उसे कह दिया था कि वो मुझे चाहती है, और दूसरी वजह यह कि वो ऊंची ज़ात का आदमी था और मेरी ज़ात उससे 2-3 दर्जे कम थी। मैं पहले भी बयान कर चुका हूँ कि वो कौमों और ज़ातों का ज़माना था। हमारे इलाके में राजे दूसरी ज़ातों के लोगों को अपना गुलाम समझते थे। उनके बोलने का अंदाज ये था कि गर्दन अकड़ा कर सर ऊंचा करते और जिसके साथ बात करनी होती उसे टेढ़ी नज़रों से देखते और यूं बात करते जैसे ये शख्स इंतहाई घटिया ख़ानदान का आदमी है। ये सब कुछ सोचकर मुझ पर यह वाज़िया हो गया था कि आसिफ के साथ मेरी टक्कर होगी और ये टक्कर मामूली नहीं होगी। मैंने कहा, मुझे आसिफ का कोई डर नहीं था। मेरी परेशानी ये थी कि आसिफ वाजदा के साथ ना जाने कैसे रद्द-ए-अमल और गुस्से का इजहार करे। वो आखिर खामिन था और कोई बुज़दिल और घटिया आदमी भी नहीं था। उसकी बर्दाश्त की आखिर कोई हद ज़रूर थी। उसने वाजदा का ये एतराफ़ तो कबूल कर लिया था कि वो उसे सिर्फ खामिन की हैसियत से कबूल करती है, लेकिन उसकी दिली मोहब्बत मेरे साथ है। लेकिन वो ये सूरत कबूल नहीं कर सकता था कि मैं उसकी गैर हाज़िरी में उसकी बीवी से मिलता। ये तो मेरी सोचें थी जो मुझे परेशान करती जा रही थी। इसका कोई हल नहीं सूझ रहा था। ये मालूम करने का कोई ज़रिया नहीं था कि आसिफ ने वाजदा के साथ क्या सलूक किया है। साफ जाहिर था कि सलूक अच्छा नहीं होगा, लेकिन ख़तरा यह था कि वाजदा ईंट का जवाब पत्थर से देने वाली लड़की थी। ये तो मैं पहले बता चुका हूँ कि अरूसी की रात आसिफ ने वाजदा के मुंह पर थप्पड़ मारा था, तो ऐसा ही थप्पड़ वाजदा ने आसिफ के मुंह पर मार दिया था। मगर अब सूरत और थी। अब मैं दरमियान में आ गया था। मुझे खतरा ये नजर आ रहा था कि आसिफ वाजदा को कत्ल ही ना कर दे। अगर ये ना करे तो उसे तलाक देकर घर भेज देगा। इस मामले में मेरा राजदार हमीद था। मैं उसकी बारक में गया और उसे बताया कि ये वाक़या हो गया है। उसने पहली बात यही कही कि ये अच्छा नहीं हुआ। मामला बिगड़कर ख़ानदानों की दुश्मनी तक पहुंच सकता है। इस सूरत में मेरा ख़ानदान आसिफ और वाजदा के ख़ानदानों का मुकाबला नहीं कर सकता था। मैं और हमीद हर जाविये से सोचते रहे, लेकिन कोई रास्ता नज़र नहीं आता था। सवाल सिर्फ ये था कि वाजदा से किस तरह मालूम किया जाए कि आसिफ ने घर जाकर उसके साथ क्या सलूक किया था। मैंने बताया है कि आसिफ की सिग्नल बटालियन हमारी लाइनों के बिल्कुल करीब थी। मैं जब हमीद के साथ बात करके आया तो शाम रात में बदल चुकी थी। मेरे एक साथी ने बाहर से आकर बताया कि कोई आदमी मुझे मिलना चाहता है, लेकिन अंदर नहीं आता। मैं बाहर गया तो ये देखकर मुझे हैरत भी हुई और परेशानी भी कि वो वाजदा का खामिंद आसिफ था। मैं आगे बढ़कर उसे तपाक से मिला, लेकिन उसने मेरे साथ हाथ ना मिलाया। मैंने हाथ आगे किया था। अंदर आ जाओ आसिफ भाई, मैंने हाथ उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा। मैं हाथ मिलाने नहीं आया, उसने कुछ रौनक से कहा, और ना ही तुम्हारा मेहमान बनकर आया हूँ। ये समझ लो कि तुमने मेरी बात पर तवज्जो ना दी तो तुम 2 दिन के मेहमान होगे। तुम मेरी जगह पर आए हो आसिफ, मैंने बड़े तहम्मुल से कहा। ये मेरा घर है और तुम मेरे घर आए हो। माँ बहन की गाली दोगे तो वो भी सुन लूंगा। मैं गालियां देने नहीं आया, उसने कहा। मैं तुम्हें 1-2 बातें कहने आया हूँ। इसके बाद देखूंगा कि तुम मेरे कहने पर अमल करते हो या नहीं। जरा मेरे साथ उधर चलो। मैं खाली हाथ था। मुझे कुछ पता नहीं था कि आसिफ का इरादा क्या था, और ना ही ये मालूम था कि उसके जेब में चाकू या रिवॉल्वर है या कुछ भी नहीं। मैंने अल्लाह का नाम लिया और उसके साथ चल पड़ा। चलते चलते हम परेड ग्राउंड में पहुंच गए। ये मैंने पहले बता दिया है कि आसिफ एक गांव का रहने वाला था और मैं वाजदा के कस्बे का, जिसे शहर कहा जाता था, बाशिंदा था। मैंने आसिफ को अपने शहर में आते जाते देखा था और उसमें मुझे देखा था, और सिर्फ एक बार सलाम दुआ हुई थी। अब तो वाजदा ने उसे बता दिया था कि उसकी ज़िंदगी में मेरा क्या मुकाम था। सही अल्फाज में यूं कह लें कि मैं उसका रकीब और दुश्मन था। गौर से सुन लो खानी, आसिफ ने कहा। मैं जो बात आज कहने आया हूँ वो फिर कभी नहीं कहूँगा। अगर तुम में अकल है तो तुम समझ गए होगे कि मैं क्या बात कहने आया हूँ।
पहले बात तो करो आसिफ भाई, मैंने कहा। मेरी बीवी ने मुझे सब कुछ बता दिया है, आसिफ ने कहा, और मैंने कुछ सोचकर उसकी ये बात कबूल कर ली है। सोच ये है कि हम ऊंची जात के लोग हैं। एक बेवकूफ़ लड़की की बेवकूफ़ी से मैं नहीं चाहता कि 2 ऊंची जात के ख़ानदान बदनाम हो जाएं। तुम छोटी जात के आदमी हो, इन बातों को तुम नहीं समझ सकोगे। ये मत भूलो कि मैं वाजदा का खामिन हूँ और मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगा कि तुम मेरी बीवी से मिलो। मैं तुम्हें भाइयों की तरह नसीहत करता हूँ कि अपनी हैसियत और अपनी ज़ात को पहचानो और कोशिश करो कि वाजदा से दूर हो जाओ। मखमल में कंबल की टाँकी नहीं लग सकती। अगर नहीं मानोगे तो इसका नतीजा तुम्हारे माँ बाप के लिए बहुत बुरा होगा। एक काम करना आसिफ भाई, मैंने कहा, अगर सज़ा देनी है तो मुझे देना, वाजदा पर हाथ ना उठाना और उसकी ज़िंदगी बर्बाद ना करना। तुम उसके क्या लगते हो? आसिफ ने कहा, वो मेरी बीवी है, मैं जो सलूक चाहूँगा उसके साथ करूँगा। मैं तुम्हें ये बता देता हूँ कि वो तुम्हारी इज्जत सिर्फ इसलिए करती है कि तुम उसके उस्ताद रहे हो। तुमने उसे तालीम दी है लेकिन तुम उसके आशिक बन बैठे हो। तुम ये नसीहतें वाजदा को क्यों नहीं करते? मैंने कहा, वो तुम्हारी बीवी है, क्या तुम उससे डरते हो? मैं तुम्हारे साथ बात कर रहा हूँ, उसने कहा। ये मैं तुम्हें बताऊँगा कि कौन किससे डरता है। मैं तुमसे दरख्वास्त नहीं कर रहा, ना मैं अर्ज करने आया हूँ। मैं तुम्हें खबरदार कर रहा हूँ कि मेरे रास्ते में ना आओ। बात ख़त्म करो आसिफ, मैंने कहा। मैं तुम्हारा हुक्म नहीं मानूंगा। यही बात अगर वाजदा मुझे कह दे तो मैं उसका हुक्म मान लूँगा। तुमने मुझे छोटी ज़ात का आदमी कहा है, मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं तुम्हारी कोई बात नहीं मानूंगा। फिर मेरा फैसला सुन लो। आसिफ ने मेरे कंधे पर हाथ मारकर कहा, तुम जिंदा रहोगे या मैं? वो मेरा जवाब सुने बगैर चला गया। उसने मुझे जो चैलेंज दिया था ये खोखली धमकी नहीं थी और ना ही उसने किसी पंजाबी फिल्म का मुकालमा बोला था। उसने अपना फैसला सुनाया था और मैं जानता था कि वो इस पर अमल भी करेगा। मैंने अपने आप को इस इम्तहान के लिए तैयार कर लिया। अल्लाह ताला की मदद शामिल हाल थी, शायद इसलिए कि मेरी नीयत साफ थी। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि आसिफ को रास्ते से हटाने के लिए वाजदा को ये मशवरा दूंगा कि उसे किसी तरह जहर दे दे, फिर हम शादी कर लेंगे। शादीशुदा औरतों की मोहब्बत की कहानियों में ऐसे वाक़यात बहुत मिलते हैं कि औरत ने अपने आशना के साथ मिलकर अपने खामिन को जहर दे दिया या किसी और तरीके से कत्ल करवा दिया। मैंने तो ये भी सोच रखा था कि वाजदा से कहूँगा कि उसका खामिंद अगर उसके सामने झुक गया है तो वो मुझे दिल से उतार दे और अपनी अज़दवाजी ज़िंदगी में कांटे ना बिखेरे। मैंने ये जो कहा है कि अल्लाह ताला की मदद शामिल हाल थी, ये बात यूं बनी कि वो जंग का ज़माना था। हिंदुस्तान की कई पलटने और तोप खाने वगैरह महाजों पर चले गए थे और जो फौज मुल्क में रह गई थी उसकी ट्रेनिंग जारी रहती थी। एक ट्रेनिंग तो ये होती थी कि किसी ब्रिगेड या किसी यूनिट को हुक्म मिलता कि वो जंगी हालत में फ़ौरन फलां मुकाम तक पहुँचे। फिर देखा जाता था कि ये ब्रिगेड या यूनिट कितनी जल्दी बताए हुए मुकाम पर पहुँचती है और उस मुकाम पर पहुँचकर कितनी जल्दी मोर्चे तैयार करती है। ऐसा ही हुक्म हमारे ब्रिगेड को मिल गया। ब्रिगेड में आसिफ की सिग्नल बटालियन भी शामिल थी और मेरी बटालियन थी, लेकिन मैंने बटालियन के साथ नहीं जाना था। कुछ स्टाफ ने पीछे रहना होता है। अगले ही रोज़ ब्रिगेड चला गया। ब्रिगेड को पंजाब के एक पहाड़ी इलाके में पहुंचना था। ये एक एक्सरसाइज यानी जंगी मश्क थी। ये मालूम नहीं था ब्रिगेड ने वहाँ कितने दिन रहना था। हमीद भी चला गया था। अब मैं वाजदा से मिलकर मालूम कर सकता था कि उनके घर में क्या हुआ था, लेकिन मैं रात को नहीं जा सकता था क्योंकि मैं जानता था कि जब कोई यूनिट एक्सरसाइज कुछ दिनों के लिए बाहर जाती है तो फैमिली क्वार्टरों पर रात को पहरा होता है। मैं वाजदा को दिन के वक्त ही मिल सकता था, लेकिन पकड़े जाने का खतरा मौजूद था क्योंकि यूनिट के जो आदमी पीछे रह जाते थे वो क्वार्टरों पर नजर रखते थे। मैं शाम 4 बजे से कुछ देर पहले टहलता टहलता वाजदा के क्वार्टर की तरफ चला गया। वाजदा मेरी नज़र में आ गई। जिन औरतों के खामिन जंगी मश्क के लिए चले गए थे उनकी गैर हाजिरी में औरतें फारिग थीं। उनका शुगल गपशप लगाना ही रह गया था। वो 3-3, 4-4 की टोलियों में बाहर बैठ जाती थी और गपशप लगाती थी। वाजदा ने मुझे देखा तो उठकर आ गई। उसने औरतों को मेरे मुतल्लिक बताया था कि मैं उसका मामूजात भाई हूँ। मैंने उससे पहली बात ये पूछी कि उस रोज़ आसिफ ने घर जाकर उसके साथ क्या सलूक किया था। सलूक क्या करना था? वाजदा ने हंसते हुए कहा, पहले तो उसने खामिदों जैसा रोब झाड़ा जो मैं उसका दिल रखने के लिए सुनती रही। आखिर मैंने कहा कि खानी जंगले के पास खड़ा था, वो मुझे मिलने नहीं आया था, वो तो सड़क पर जा रहा था। उसने इधर देखा तो मैं बाहर खड़ी थी। वो जंगले के करीब आ गया और मैं उसकी तरफ चल पड़ी। अगर मैं उस तक पहुंच भी जाती तो हम कौन सी बदी कर लेते। आसिफ ने कहा कि यह बदी नहीं तो और क्या है कि किसी की बीवी किसी गैर मर्द से मिले। मैंने उसे कसमें खा कर कहा कि खानी तुम्हारी खैर हाजिरी में मेरे घर आ जाएगा तो भी हम बदी नहीं करेंगे। इसके बाद वो ठंडा हो गया, लेकिन मैंने उसके चेहरे से अंदाज़ा किया कि वो मेरी बातें सुनकर सिर्फ चुप हुआ है, उसका गुस्सा ठंडा नहीं हुआ। मेरे बारे में कुछ कहता था? मैंने पूछा। नहीं, वाजदा ने जवाब दिया। उसमें सिर्फ इतना कहा कि तुमने छोटी जात के आदमी का प्यार दिल में बिठाकर बहुत बुरा किया है। मुझे तो वो कत्ल की धमकी दे आया है, मैंने कहा, और वो सारी बातें सुनाई जो मेरे और आसिफ के दरमियान हुई थी। फिर कहा, अगर उसने तुम्हें ये बातें नहीं सुनाई तो उससे ना पूछना। अगर पूछोगी तो ये सबूत होगा कि मेरी और तुम्हारी मुलाकात हुई है।
मुझे अपना कोई गम नहीं वाजो, मैं तो उसका पूरा मुकाबला करूंगा। मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि वो तुम्हें तंग ना करे। तुमने उसके साथ ऐसी कोई बात नहीं करनी कि वो मुझे मिला था और मेरी उसकी बातें हुई थी। मेरी एक बात दिल में रख लो खानी, वाजदा ने कहा। उस शख्स के आगे झुक न जाना, उसके रोब में नहीं आना। अगर मौका महल देखो तो उसे सिरे से साफ ही कर दो। ख्याल सिर्फ यह रखना कि पकड़े ना जाओ, ये तुम पर वार जरूर करेगा। ये उनके खानदान की रिवायत है। मैं तुम्हें इजाजत देती हूँ कि उसका किस्सा ही पाक कर दो। अगर तुम पकड़े गए तो देखना मैं तुम्हें किस तरह छुड़वाती हूँ। ये तो जज्बाती बातें थीं जो वाजदा कर रही थी। किसी को कत्ल करना आसान नहीं होता। दरअसल कहना यह चाहिए कि कत्ल करना तो बहुत ही आसान काम है। गोली मार दो, छुरी या चाकू चला दो, धोखे से जहर पिला दो या कोई और तरीका इख्तियार कर लो। दरअसल मुश्किल काम कत्ल को हजम करना और अपने उस जुर्म को छुपाए रखना है। ये अक्सर नामुमकिन होता है। जहाँ तक आसिफ का मामला था, उसमें ज़रा सा भी शको शुबा नहीं रह गया था कि हम में खूनी दुश्मनी पैदा हो गई थी और अब ये देखना था कि वो मुझे कत्ल करता है या मैं मौका मिलते ही उसका काम तमाम करता हूँ। रात को आओगे? वाजदा ने पूछा। नहीं वाजो, मैंने कहा, तुम्हें शायद मालूम नहीं, जब बटालियन बाहर चली जाती है तो फैमिली क्वार्टरों पर 2 संतरियों का पहरा होता है जो 3-3 घंटे के बाद बदलते हैं और क्वार्टरों के आगे पीछे गश्त करते रहते हैं। फिर ना आना, वाजदा ने कहा, अल्लाह मिला देगा। 5वें या 6ठे दिन ब्रिगेड वापस आ गया। इस दौरान वाजदा के साथ एक और मुलाकात हुई। ये भी जंगले की मुलाकात थी। 3-4 दिन ही गुजरे थे कि एक सरकारी हुक्म ने मुझ में और वाजदा में लंबी जुदाई डाल दी। हुक्म यह था कि हमारी पलटन फौरन बन्नू पहुंचे। बन्नू शमाल मगरबी सरहदी सूबे की एक मशहूर छावनी है। अंग्रेज़ों के दौरे हुकूमत में बन्नू छावनी को बहुत अहमियत हासिल थी क्योंकि ये कबायली इलाके में वाक़या थी। ये वज़ीरिस्तान का इलाका है। मैंने उस कबायली इलाके के पठानों की बहादुरी और जज्बा हुब्बुल वतनी के बहुत से किस्से सुने थे। मेरे कस्बे में 2 रिटायर्ड सूबेदार और 3 रिटायर्ड जमादार हुआ करते थे। पाक आर्मी में जमादार को नाइब सूबेदार कहते हैं। ये 5 फ्रंटियर के कबाइल में खासा अरसा रहे थे और कबायलियों के खिलाफ लड़े भी थे। वो कबायलियों की लड़ाई की बातें सुनाया करते थे। मैं अपनी बटालियन के साथ बन्नू छावनी पहुंचा तो वहां के पहाड़ देखकर खुशी सी हुई। मैं कुछ ऐसे महसूस कर रहा था जैसे मेरे दिल में एक मुद्दत से ये ख्वाहिश परवरिश पाती रही है कि ये इलाके देखूं।